चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग ही थर्मो प्लस डायनेमिक्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ गैसेस। तो गैस में हीट का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, उनके लॉज के बारे में बात करेंगे। यही टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज की बात करेंगे। पहला जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, दिस इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, देन टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इस तरीके से ऐसा लगता है कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैथमेटिक्स है, लेकिन नहीं। इसका मीनिंग क्या है इसको कि इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इफ देयर इज नो एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी, and if there is no exchange between B and C, then there will be no exchange of heat energy when A and C are connected. इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें as such कुछ खास नहीं है, बस ये समझिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम पहला लॉ है। सेकंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये लॉज ऑलमोस्ट विदाउट प्रूफ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अभी समझ में आ जाएगा। डेल्टा क्यू क्या है? हीट सप्लाइड। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली क्या है कि हम किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करेंगे, पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल बी स्पेंट इन डूइंग सम वर्क। तो कुछ पार्ट वर्क डन में करने में खर्च हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एनर्जी सप्लाई की 25 जूल और वर्क डन आया 12 जूल, तो हमने 25 जूल एनर्जी सप्लाई की, जिसमें से 12 जूल का वर्क डन हो गया, मतलब ये वर्क में खर्च हो गया। तो बचा हुआ 13 जूल इसने अपने अंदर स्टोर करके रख लिया है। तो दिस इज पार्ट ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड। इंटरनल एनर्जी में चेंज होना। इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम की खुद की एनर्जी। तो 25 में से 13 जूल इसने स्टोर कर ली और बचा हुआ पार्ट हमारे लिए वर्क डन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हम जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उतनी ही कहीं दिखाई देगी। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सिंपली क्या कहता है कि आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो वर्क कर सकते हो। तो इस लॉ के हिसाब से अगर डेल्टा क्यू आपने 20 जूल लिया, डेल्टा वर्क आपने 20 जूल लिया, तो डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा। इस लॉ के हिसाब से होल हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क, क्योंकि इसने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा कि डेल्टा यू क्या है। तो हम हीट का बिल्कुल भी पार्ट इंटरनल एनर्जी में ना लें, पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दें। मींस हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। इस लॉ के हिसाब से इसको मतलब ही नहीं है कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स more about the flow of energy. It tells about direction of flow of energy. अभी समझ में आता है। मान लीजिए एक बॉडी हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, एक बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पे है। इससे इसने हीट क्यू ली, तो इससे हीट क्यू ली, इसको दे दी। फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनर्जी कंजर्व्ड है, जितनी हीट ली उतनी दी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं तो भी एनर्जी कंजर्व्ड है कि जितनी इससे हीट खींची उतनी ही इसने ली। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों ही चीजें अलाउड हैं, बस एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इनमें से ऑटोमेटिक प्रोसेस कौन सी है? वो प्रोसेस जो अपने आप होती है।
पहली वाली प्रोसेस ऑटोमेटिक है, सेकंड वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये फ्लो ऑफ एनर्जी स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो सकता है, कि अपने आप एनर्जी का फ्लो इससे इसमें या इससे इसमें कौन सा अलाउड है, ये वाला सेकंड लॉ के हिसाब से अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है, सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि जीरोथ लॉ इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड लॉ सेकंड लॉ इट इज अ डायरेक्शन, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक बॉडी वेलोसिटी v से जा रही है, अगर फ्रिक्शन अच्छा खासा है तो इवेंचुअली ये रुक जाएगी और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। लेकिन जरा उल्टा सोचिए कि अगर बॉडी ऐसी होती और मैं इसको गर्म कर दूं तो क्या गर्म करने पे अपने आप आगे चली जाएगी? क्या पूरी की पूरी हीट वर्क में खर्च हो सकती है? ऐसा नहीं कि ये जा नहीं सकती, जाती है, ऐसे गर्म करने पर नहीं जाएगा। लेकिन स्टीम इंजन अगर यूज करें, स्टीम इंजन में हीट ही तो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन स्टीम इंजन में भी हीट जब वर्क में कन्वर्ट होती है तो पूरी की पूरी नहीं हो पाती, कुछ परसेंटेज उसकी एनर्जी लॉस हो ही जाती। लेकिन यहां अगर 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, पूरी 100 जूल की हीट, ये बिल्कुल है। लेकिन अगर आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, ये 100 जूल है, तो ये गारंटीड 100 जूल से कम होगा। और यू नीड सम इंजन, आपको कुछ चाहिए हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, अपने आप नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल केस कौन सा है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस ये समझिए यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यहां डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जेईई के सिलेबस में नहीं है हम, लेकिन इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। और जीरोथ लॉ का तो कोई खास मतलब है नहीं। तो दरअसल थर्मोडायनेमिक्स मतलब टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात कर रहा है? इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। तो हम इन्हीं तीनों के कैलकुलेशन देखेंगे और फिर हम लॉ डिफाइन करेंगे और बेहतर तरीके से। चलो, तो पहला पार्ट हमारा आया कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। और हम गैस की बात कर रहे हैं, ऑफ गैस, और ऑब्वियसली आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो अब जरा समझिए कि इंटरनल एनर्जी किस किस से मिलकर बन सकती है, जिसे मैं यू, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फंक्शन है। लेकिन आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज प्योरली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से ये है, तो यही इंटरनल एनर्जी है। और डेल्टा यू अगर देखें तो NF/2R डेल्टा T। और जरा यहां से समझने के लिए कोशिश करें कि इंटरनल एनर्जी U इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये स्टेट्स थी, थर्मोडायनेमिक स्टेट, और इनसे मिलके जो चीज बनेगी वो स्टेट फंक्शन है। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आपको टेम्परेचर पता होता है, तो उस इंस्टेंट पे आपको एनर्जी भी पता होती है। तो एनर्जी कैन बी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स में वेलोसिटी स्टेट फंक्शन है, एक्सीलरेशन स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्क किसी इंस्टेंट पे नहीं होता, वर्क इंटरवल में होता है। ठीक है, तो यहां इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर विल बी अ पर्टिकुलर एनर्जी। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी। एंड डेल्टा यू इज पाथ इंडिपेंडेंट।
और बात सही भी है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां से ये टेम्परेचर T2 है। अब पूछा होता है इस दौरान इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई, तो यहां एनर्जी U1 है, यहां एनर्जी U2 है, तो चेंज इन एनर्जी इज U2 माइनस U1 NF/2R T2 माइनस T1। क्या फर्क पड़ा कि टेम्परेचर T1 से T2 हम कैसे गए थे? लीनियरली चेंज किया था टेम्परेचर, कि हम पैराबोलिक चेंज किया था, कि एक्सपोनेंशियल चेंज किया था? हमें इससे मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर चाहिए, इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरनल एनर्जी किसी स्टेट का फंक्शन है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आप बता सकते हो गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी है। और एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट तक ले गए, अब प्रोसेस चाहे आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, कैसे भी प्रोसेस हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ले गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर T1 T2 और सीधे उन्हीं के टर्म में आंसर निकलेगा। तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती थी कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, A से B तक आपको वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए आपने क्या किया, B का पोटेंशियल निकालो, A का पोटेंशियल निकालो। यहां वर्क आया VB माइनस VA इंटू Q। आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि पाथ आपका ऐसा था कि सीधा था, कर्व्ड था, इस तरह था, कौन सा पाथ था, सभी में वर्क डन सेम था। तो यहां पे क्यों ऐसा था? क्योंकि पोटेंशियल स्टेट फंक्शन है, इसीलिए उसका डिफरेंस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि इंटरनल एनर्जी के कैलकुलेशन में तो कुछ नई बात है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है, और ये कुछ इस तरह। ठीक है, ऑब्वियसली हम इसी को लिख सकते हैं nRT2 P2 V2 nRT1 P1 V1। इवन यही फॉर्मूला F/2 nR डेल्टा T, तो P2 V2 माइनस P1 V1, यहां वही चीज नीचे लिखी है। और अगर इंटरनल एनर्जी लिखते तो F/2 PV। तो क्वेश्चन में या तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गिवन होंगे या टेम्परेचर गिवन होगा, इंटरनल एनर्जी हम निकाल लेंगे। ठीक, एग्जांपल देखिए। तो इसमें छापने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर आप छापना चाह रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी NF/2RT इज इक्वल टू F/2 PV, इट इज स्टेट फंक्शन। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी NF/2RT2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। और सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेल्टा U पॉजिटिव है, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा U नेगेटिव है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा U 0 है। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन आया। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम कुछ। तो बस ये पार्ट छाप लो आप अपनी कॉपी में। एग्जाम्पल, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 1.5 एटमॉस्फेयर। ये था। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि या तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन होगा या नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, तो ये गिवन था। तो इंटरनल एनर्जी नीडेड, इंटरनल एनर्जी ऑफ, सॉरी, तो इस स्टेट पे इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है NF/2RT, तो इसी को F/2 PV, तो 5/2, प्रेशर कितना है 1.5 ATM 10 पे 5, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर 10 पे -3। ठीक है, तो ये बना 2.5 इंटू 4.5 इंटू 10 पे 2 जूल। ये इस स्टेट की इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल 2,
फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ हीलियम at 127 degree Celsius. Also find its final temperature if its internal energy increases बाय 500 जूल। ये था। तो पहला पार्ट हम देखते हैं कि इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी थी, तो 127 डिग्री सेल्सियस और 8 ग्राम मतलब 2 मोल्स। तो n की वैल्यू 2 और टेम्परेचर की वैल्यू 127 की जगह हम 400 केल्विन। अब फॉर्मूला देखिए NF/2 ये था। तो n और t गिवन है, पिछली बार p और v गिवन थे। तो इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी है, NF/2 N2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक हीलियम 3/2 R 25/3 टेम्परेचर 400। तो 2233 ये आ गया, इतने जूल। अब क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 500 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू NF/2R डेल्टा T। तो 500 इज इक्वल टू 2 3/2 25/3 इंटू डेल्टा T 2233 डेल्टा T इज इक्वल टू 20 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर, चूंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा है। इनिशियली टेम्परेचर कितना था 127 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ा 20 डिग्री सेल्सियस, तो 147 डिग्री सेल्सियस ये आंसर है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एग्जाम्पल 3। अब यहां पे मैं ग्राफ से भी दे सकता था, वॉल्यूम V0, वॉल्यूम 5V0, प्रेशर P0, प्रेशर 2P0, ये A B C। फाइंड रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी एट A B एंड C। ठीक। और अगला इसको n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डेल्टा U A to C ये निकालना था। तो देखिए ये ग्राफ गिवन है, तो हमें चूंकि रेशो निकालना है तो इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी का रेशो ही टेम्परेचर का रेशो है। तो सिंपली हमें टेम्परेचर लिखना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आइडियल गैस की इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो इसको P0 V0 T0 लिख सकते हैं। मैंने इसको एज्यूम किया कि A पे टेम्परेचर T0 है। अब इसकी स्टेट देखें तो प्रेशर P0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वॉल्यूम 5V0 है, तो गारंटी टेम्परेचर 5T0 है। प्रेशर सेम, वॉल्यूम 5 गुना टेम्परेचर 5T0। इस पॉइंट का प्रेशर, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो इस पॉइंट का प्रेशर जरूर गिवन है 2P0, वॉल्यूम V, टेम्परेचर पता नहीं T। ठीक है। अब हमें निकालना था उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये वॉल्यूम मिल जाए तो टेम्परेचर मिल जाएगा। और वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान है, हम इसको रेशो से निकाल सकते थे। तो अब हमें निकालना है बीच में इसका वॉल्यूम कितना है, प्रेशर 2P0। एक मिनट, एंगल मिसिंग है, मैंने एंगल नहीं दिया, क्योंकि 2P0 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कहीं भी हो सकता था, मुझे एंगल देने पड़ेंगे। तो एंगल मुझे देने पड़ेंगे कि ज्योमेट्री, तभी तो हम आंसर निकालेंगे बीच का। तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था। चलो तो अब देखें,
तो अब हमें ये हाइट चाहिए या ये चाहिए, तो ये बेस, अगर मैं इस बेस को x मानूं तो ये वाला 3x होगा। देखो कैसे, ये अगर हाइट h है तो ये लेंथ h/√3, और ये अगर h/√3 तो ये h√3 एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से h/√3 तो रेशो 1:3 है। और अगर ये 1:3 है तो बीच का वॉल्यूम हमें मिल गया कि अगर मैं इसका वॉल्यूम v मान लूं तो v माइनस v0 ये x के बराबर है, और यहां से 5v0 माइनस v ये 3x के बराबर है। डिवाइड कर दो, v माइनस v0 बाय 5v0 माइनस v 1/3, 3v माइनस 3v0, 5v0 माइनस v, तो 4v 8v0, v इक्वल टू 2v0। या तो ऐसे करते, हालांकि मैं पर्सनली ये करता कि ये 1:3 है, तो इस लेंथ को 1:3 में बांटना है। लेंथ 4v0 है, 1:3 में बांटो, ये v0 ये 3v0, तो डायरेक्ट भी आ जाता। तो आपकी मर्जी, जैसे भी सोचना है। तो मैं b का वॉल्यूम निकाल चुका हूं, कितना है 2v0, और अगर इसका वॉल्यूम 2v0 है तो टेम्परेचर 4t0, p0 v0 पे t0, प्रेशर डबल, वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर 4 गुना। और आपको टेम्परेचर ही तो चाहिए था, तो इसका टेम्परेचर हमारा आया T0, इसका टेम्परेचर आया 4T0, और इसका टेम्परेचर आया 5T0। तो A से B जाने पे इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, B से C जाने पे इंटरनल एनर्जी घट गई, और C से A जाने पे घट गई, A से C जाने पे बढ़ गई, जैसे भी जिस भी ऑर्डर में है। तो जैसे डेल्टा U A टू C लिखा है, तो फाइनल क्या है C, इनिशियल क्या है E, और ये बनेगा NF/2R T फाइनल माइनस T इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, R TC 5T0, TA T0, तो 6nRT0। और हमें इससे ये पता था कि P0 V0 ही nRT0 है, जो हमने एज्यूम किया था, तो आंसर आया 6P0 V0। रेशो पूछा था, तो रेशो तो बिल्कुल आसान है, UA रेशो UB रेशो UC इज सेम एज TA रेशो TB रेशो TC। TA कितना है T0, 4T0, 5T0, ये रेशो आ गया। तो ये पहला पार्ट हमारा हुआ इंटरनल एनर्जी के कैलकुलेशन। किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, किसी इंटरवल में निकालना है तो इंटरनल एनर्जी निकाल ही सकते हैं। अब जहां तक इंटरनल एनर्जी का साइन की बात करें तो बिल्कुल आसान, टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, घटेगा नेगेटिव। तो ए से बी तक इस पाथ में अगर एरो ऐसा होता है, ए से बी जाते तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता, क्यों, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बी से सी जाते, बी से सी 4T0 से T0 टेम्परेचर, तो डेल्टा यू अब भी पॉजिटिव क्योंकि बढ़ा अब भी है। लेकिन अगर C से A इस एरो में जाते तो फाइनली टेम्परेचर T0 इनिशियली 5T0, डेल्टा यू नेगेटिव। और शायद अगर पूछा होता डेल्टा यू होल साइकिल, और इसका आंसर शायद ही आप सरप्राइज होंगे कि आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहां जितना बड़ा डेल्टा यू ए से बी, ए से बी जाते तो NF/2R TB माइनस TA, बी से सी जाते तो NF/2R TC माइनस TB, डेल्टा यू सी से ए जाते तो NF/2R TA माइनस TC, और जब आप जोड़ते तो कंप्लीट साइकिल का आंसर 0 आता। ये वाला टर्म प्लस आता, ये वाला टर्म प्लस आता, ये उतना ही माइनस आ जाता जितना दोनों का समेशन है ऊपर। तो ये पहला पार्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में टोटल डेल्टा यू 0, क्योंकि हम घूम फिर के वहीं आ गए। और किसी पाथ में अगर चाहिए कि यहां से यहां पूछा तो फाइनल में से इनिशियल, यहां से यहां पूछा फाइनल में से इनिशियल। सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा W।
और वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय गैस, गैस ने खुद ने कितना वर्क किया। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया, गैस ने कितना प्रेशर अप्लाई किया, एरिया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो गैस लगा रही है वो यही तो है, तो हम ये मान रहे हैं पिस्टन पे कितना वर्क किया। तो ये पिस्टन पे ये धक्का लग रहा है, तो पी गैस इंटू एरिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएस, ये वर्क डन है। और एरिया इंटू डीएस कुछ और नहीं, पी गैस डीवी है, तो ये डीडब्ल्यू निकला। तो वर्क डन आया पी गैस डीवी इंटीग्रेशन, ये वर्क डन है कि गैस कितना वर्क कर रही है, ये आंसर आएगा। और सिंपल सी बात है, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं, एरिया अंडर पीवी कर्व लिखा है। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। मान लीजिए वॉल्यूम ये, प्रेशर ये, तो ए से बी तक अगर हम ऐसे ले जाते, एक पाथ ये होता, तो वर्क डन आता एरिया अंडर द कर्व ये वाला। लेकिन अगर ए से बी जाने का ये तरीका होता, तो अब जरा देखिए पाथ 2 में वर्क डन कुछ ज्यादा आएगा। ए से बी जाने का ये तरीका होता तो वर्क डन कुछ कम आता। तो एरिया अंडर द पीवी कर्व, सिंस ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है और एरिया कर्व के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के प्रेशर वॉल्यूम के कई तरीके हैं। ऐसे भी जा सकते थे तो वर्क डन ये आता, ऐसे जाते वर्क डन कुछ ज्यादा आता, तो कुछ भी हो सकता था। तो यहां पहली चीज ये देखिए कि P डॉट dv का इंटीग्रेशन इज पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड करेगा आप एक्चुअली किस रास्ते गए हैं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व पाथ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और सेकंड, इसका साइन बहुत ही आसान, पॉजिटिव होगा इन एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि गैस बाहर की तरफ धक्का दे रही है। अगर पिस्टन बाहर की तरफ ही मूव कर रहा है, गैस एक्सपांड करना चाह रही है और वाकई में एक्सपांड हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। गैस एक्सपांड करना चाह रही है और कंप्रेशन हो रहा है, तो ये तो उल्टा है, तो नेगेटिव आया कंप्रेशन में। तो डेल्टा यू की तरह इसका भी साइन बहुत ही आसान है, लेकिन मैग्नीट्यूड पाथ पे डिपेंड करेगा। मतलब आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दी है, आप नहीं निकाल सकते वर्क डन। आपको सिर्फ स्टेट से काम नहीं चलेगा कि ये कहा कि इनिशियली पी नॉट वी नॉट टी नॉट है, फाइनली 2p नॉट वी नॉट बाय 2 और टी नॉट है। तो अब जरा समझिए, ये वी नॉट, ये पी नॉट, अब इससे पी नॉट बाय 2 और 2v नॉट ले लेता हूं, ऐसा था। तो ये है 2v नॉट पी नॉट बाय 2। ए से बी जाना है, जाने का ये भी तरीका हो सकता है, तो सोचिए, तो एरिया ये आता। लेकिन वही ए से बी जाने के तरीके में ए से बी हम ऐसे भी जा सकते थे। सोचिए, वी नॉट पी नॉट, 2v नॉट पी नॉट बाय 2। और अगर हम इस रास्ते से गए होते तो वर्क डन ज्यादा आता। यहां वर्क डन कुछ और आ रहा है, रास्ता यह भी हो सकता था, तो फिर वर्क डन इसके नीचे वाला आता। तो अलग अलग, फॉर सेम पेयर ऑफ स्टेट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ बीइंग फॉलोड। इस पाथ के लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, ठीक है। हां, लेकिन यह तय है, एक्सपांशन के लिए पॉजिटिव, कंप्रेशन के लिए नेगेटिव। एक्सपांशन कंप्रेशन कैसे पहचानेंगे ग्राफ में? तो जैसे ये देखें, हम ऐसे गए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एक्सपांशन है। ऐसे गए तो यहां वर्क डन 0 है, सोचो, एक्सपांशन था, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर आप ऐसे चले गए तो वॉल्यूम घट रहा है। आप इवन ऐसे भी जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम घट रहा है। ऐसे गए, वॉल्यूम अब भी घट रहा है। वॉल्यूम मींस एक्स कोऑर्डिनेट, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा,
तो यहां पे वर्क डन नेगेटिव, यहां पे वर्क डन नेगेटिव, बस यहां वर्क डन पॉजिटिव है। तो ये तो 2 पॉइंट हमें समझ में आए। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी है, या तो आपको P की इक्वेशन गिवन है, अगर P का एक्सप्रेशन गिवन है इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ V, तो P dV का इंटीग्रेशन हम F ऑफ V dV वॉल्यूम V1 से V2, V1 से V2, ये वर्क डन आ जाएगा। या तो इक्वेशन ही मिल जाए तो सीधे इंटीग्रेशन कर दो, अगर इक्वेशन नहीं मिली आपको तो फिर आपको PV का ग्राफ मिल जाए, और PV का ग्राफ मिलेगा तो यहां से यहां, तो इसका वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। और अगर कर्व इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जैसे कर्व ऐसा था, हम A से B गए, B से C गए, अब हमें वर्क डन A से C का निकालना होता, तो यहां घबराने वाली बात नहीं है। A से C का वर्क डन क्या आएगा, जो येलो कलर में बना रहा हूं, A से B का, ये A से B का वर्क डन है जो कि पॉजिटिव है, और B से C का वर्क डन आएगा ये वाला जो कि नेगेटिव है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे एरिया ये वाला ये नेगेटिव है, इसके नीचे एरिया पूरा येलो था, इसका मतलब नेट इफेक्टिव वर्क डन क्या बना, तो नेट इफेक्टिव वर्क डन यहां से यहां तक का ये जो मैं शेड कर रहा हूं, तो शायद आपको कॉमन सेंस समझ में आए कि इसका एरिया पॉजिटिव था, इसका एरिया नेगेटिव था, जो नेट एरिया बना वो हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये कर्व मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं, ये कर्व मान लो ऐसा होता, तो अब शायद समझ में आ रहा होगा कि A से B का वर्क डन पॉजिटिव ये बड़ा वाला हिस्सा था, इसमें से B से C का नेगेटिव घटेगा और C से A का भी नेगेटिव है वो भी घटेगा, तो इस बड़े डिब्बे में से ये 2 छोटे डिब्बे हटा दो तो बचा क्या, सिर्फ ऊपर का आंसर ये। तो ये एरिया हमारा, एरिया ऑफ साइकिल, ये हमारा वर्क डन है, वर्क डन फॉर होल साइकिल। तो सिंपल सी बात है, साइकिल के लिए हमने पार्ट में तोड़ दिया, इसका अलग निकाला, इसका पॉजिटिव आया, इन दो का नेगेटिव आया, बड़े डिब्बे में से 2 छोटे डिब्बे हटा दिए, बचा साइकिल का एरिया, ठीक है। हां, इसमें एरो मैटर करेगा, बड़ा एरिया कौन सा था, इसका पॉजिटिव वाला एरिया बड़ा था, नेगेटिव वाला एरिया छोटा था, तो एरिया ऑफ साइकिल पॉजिटिव आया, वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। इसी में अगर मैं एरो पलट दूं ऐसे, तो अब जरा सोचिएगा ए बी सी कुछ ऐसा होता, तो ए से बी में वर्क डन ये एरिया बनेगा पॉजिटिव, बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है पॉजिटिव, लेकिन जरा इसी ग्राफ में सी से ए आइए, तो यहां सी से ए जाने पे एरिया कौन सा आता, ये वाला, और ये एरिया नेगेटिव आता, और ये इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, तो नेट एरिया साइकिल के बराबर आया, तो नेट एरिया क्या आया, साइकिल के बराबर, और क्या आया, नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे पता चला, क्योंकि नेगेटिव वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क कम है। तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया ऑफ साइकिल ही वर्क डन है। अब प्लस है या माइनस है वो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। तो जैसे इस साइकिल में हमें दिख रहा है कि साइकिल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव आया, क्यों, पॉजिटिव वाला एरिया ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा। रटिए मत, अंदाज लगाइए। किसी सिंगल कर्व में चाहिए तो उसके एरिया जो नीचे प्रोजेक्ट हो रहा है वो एरिया आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव। इक्वेशन दी है तो इंटीग्रेशन से
तो अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें आपको पॉइंट, ये वैसे कॉमन सेंस है, छापना हो छाप लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अदरवाइज ये इनफ है पॉइंट दोनों, कि पी डी वी का इंटीग्रेशन यही वर्क डन है। कैसे आया? फोर्स गैस ने कितना लगाया? पी गैस इंटू एरिया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए डी एस को डी वी मान लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, वर्क डन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, अ मोनोएटॉमिक गैस या n मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस undergo expansion from P0, V0, T0 to double the volume. Via process P is equal to P0 1 plus V by V0. फाइंड डबल द वॉल्यूम लिखा है ना, फाइंड डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा यू निकालने के लिए तो आपको सिर्फ स्टेट चाहिए। तो पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट, ये इनिशियल स्टेट है। यहां से ये वॉल्यूम की वैल्यू 2v नॉट छापो, प्रेशर आ गया 2p0 बाय 3, वॉल्यूम 2v नॉट, टेम्परेचर 4T0 बाय 3, वॉल्यूम की वैल्यू 2v नॉट छापी, तो ये नीचे 3 बनेगा 2p0 बाय 3, वॉल्यूम 2v नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट टेम्परेचर है, इसको T0 माना, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब एक्चुअली हमें ग्राफ से मतलब नहीं है डेल्टा यू के कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि डेल्टा यू क्या है? NF बाय टी आर डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स n, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 r, टेम्परेचर चेंज T0 बाय 3, ये तो NR बाय 2 T0, और NR T0 को P0 V0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में। ठीक, पहले का आंसर। अब वर्क डन निकालने के लिए आपको PdV का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लिमिट V0 से 2V0। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V0, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2V0। वैसे आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते तो ये हाइपरबोला लिखा है, तो ग्राफ इसका ऐसा है, V0 से 2V0, P0, यहां से 2P0 बाय 3, ये कुछ ऐसे। तो यहां से यहां तक का एरिया, अब ये थोड़ी ना हम एरिया डायरेक्ट निकाल लेंगे बिना इंटीग्रेशन के, हमें पता है एरिया अंडर द कर्व है, लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो P की वैल्यू छाप दो, और क्या, 2P0 1 प्लस V बाय V0 dV, इंटीग्रेशन V0 इधर भेजो, तो 2P0 लॉग ऑफ 2P0 V0 लॉग ऑफ V प्लस V0, लिमिट V0 से 2V0, तो 3/2 बना, 2P0 V0 लॉग 3/2 बेस E, ये हमारा वर्क डन है। अब जरा समझिए, ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि गैस एक्सपांड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ा है। ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, और टेम्परेचर यहां से हमने देखा, इसका टेम्परेचर T0 था, इसका 4T0 बाय 3, टेम्परेचर बढ़ा, तो डेल्टा U पॉजिटिव, डेल्टा W पॉजिटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये अब हमें नई चीज मिल गई कि ये प्रोसेस कराने के लिए आखिरकार हमें हीट कितनी देनी पड़ेगी। तो जो हम हीट दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो रहा है, उसी की मदद से एक्सपांशन करके वर्क कर पा रहा है। समझिए, जब भी सिस्टम वर्क करेगा उसकी एनर्जी में लॉस होगा। तो ये सिस्टम ने वर्क किया तो सिस्टम ने अपना लूज कर दिया, तो सिस्टम ने कहीं और से लिया है, तो ये वर्क डन सिस्टम का पॉजिटिव है, और वो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U है P0 V0 बाय 2, और डेल्टा W है 2P0 V0 लॉग 3/2। तो डेल्टा Q P0 V0 हाफ प्लस 2 ln 3 बाय 2, ये हमारी हीट सप्लाइड है।
तो शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसके साइन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बढ़े पॉजिटिव, इसके साइन में कोई दिक्कत नहीं, एक्सपांशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव। डेल्टा क्यू का साइन आपको पहले से पता नहीं चलता, इन दोनों को जोड़ने पे पता चलेगा, एटलीस्ट इस क्वेश्चन में तो, क्योंकि डेल्टा क्यू गिवन नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2, इस बार हम ग्राफ से क्वेश्चन बनाते हैं। इसको ये लेता हूं, ए बी सी डी, साइक्लिक प्रोसेस ले रहा हूं। यहां डेटा मुझे देना पड़ेगा V0, प्रेशर P0, और ये डेटा में इसको 2 लीटर 1 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, 5 लीटर, ये 2 एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ गिवन है। अब हमसे पूछा होता फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, और वर्क डन ऑफ साइकिल, होल साइकिल का वर्क डन। चलो सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले ए से बी में जाते हैं। तो ए से बी का ये है 2 लीटर, कोऑर्डिनेट 1 एटमॉस्फेयर, और यहां से बी पे गए, ये 3 लीटर, और यहां 4 एटमॉस्फेयर, चलो अब यहां से यहां तक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन है, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और कितना? ये एरिया। तो ये एरिया कितना आएगा? ट्रेपीजियम बेस इनटू इन दोनों का एवरेज, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है। तो 1 इंटू दोनों हाइट का एवरेज 1 + 4/2, ये 1 लीटर में था, ये लीटर में था, ये हाइट एटमॉस्फेयर में थी, तो आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में। और ये बना 5/2 लीटर एटमॉस्फेयर, 2.5 लीटर एटमॉस्फेयर। आप चाहें तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 लीटर 10⁻³ एटमॉस्फेयर 10⁵ 100 जूल। वैसे 1 एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ होता है, तो 101 जूल आएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए 100 जूल ही मान लेंगे। ठीक है, तो ये बना 250 जूल, पहला आंसर। अब हमें बी से सी मूव करना है, बी से सी, ये गए, तो यहां आया 5 लीटर, और फिर से एक्सपांशन हो रहा है, और फिर से ट्रेपीजियम बन रहा है। तो बेस कितना है? 2 लीटर, 4, और इसकी हाइट थी 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 एटमॉस्फेयर और 4 का एवरेज दैट इज 3 × 2 6, तो बेस 2, एवरेज आया 2 + 4/2, दैट मीन्स 6 लीटर एटमॉस्फेयर, अप्रॉक्स 600 जूल। अब हम सी से डी आते। सी से डी वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन है मतलब सी से डी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा V 0, तो वर्क डन तो हो गई नहीं, या एरिया अंडर दिस लाइन तो है ही नहीं ना, तो सी से डी वर्क डन 0 होगा। अब डी से ए पे आते हैं। अब डी से ए पे जब हम आएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्वेश्चन के हिसाब से, और इस बार डी से ए आने पे एरिया ये आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वॉल्यूम घट रहा है, दैट मीन्स एरिया विल बी नेगेटिव। एरिया आया हाइट और बेस, बेस 3 लीटर, हाइट 1 एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर मतलब 300 जूल, और पिछले का आंसर 0 था,
0 जूल। ठीक, अब ओवरऑल साइकिल निकालना है तो, और ये हाँ नेगेटिव लगाना मत भूलना, तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका 0, इसका नेगेटिव, तो ओवरऑल एरिया सबका जोड़ दो। सबका जोड़ते तो 250, 600, 300, 550 आता प्लस का। ये टोटल साइकिल का वर्क डन है। अब ये साइकिल का वर्क डन निकालने का तरीका आपके पास ये भी था, साइकिल का वर्क डन निकालने का आपके पास तरीका यह था कि यहां से ये ट्रायंगल बनाइए, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो ये ट्रायंगल, ये ट्रेपीजियम, इस ट्रायंगल का एरिया, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 3, तो इसका एरिया कितना आया 3/2, इसका बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4 और 1, ये 3, ये 2, तो 3, 2, 3 और 1, तो इसका एरिया आ गया 4। तो ये टोटल एरिया इस साइकिल का आ गया 5.5 लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब 550 जूल। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते थे। थर्ड पार्ट आया कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू के कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान है, डेल्टा यू निकालो, डेल्टा डब्ल्यू निकालो विथ प्रॉपर साइन और जोड़ दो, तो ये डेल्टा क्यू आया। डेल्टा क्यू में अगर पॉजिटिव आया तो हीट इज सप्लाइड, नेगेटिव आया तो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, सिंपली ऐसा है। डेल्टा यू पॉजिटिव आया कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, नेगेटिव आया टेम्परेचर घट रहा है। वर्क डन, पॉजिटिव आया मतलब एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, वॉल्यूम घट रहा है। जनरली आप डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू सीधे अंदाज लगा लोगे, प्लस है माइनस है, डेल्टा क्यू न्यूमेरिकली निकालना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ही गिवन है कि हीट सप्लाइड है कि एक्सट्रैक्टेड है। एक एग्जांपल इसका देख लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद वो आपको ट्राई करना है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल मैं लेता हूं इस तरह, साइक्लिक ही ले लेता हूं। चलो प्रोसेस, इसका वॉल्यूम V0, प्रेशर P0, इसका वॉल्यूम 3V0, इसका वॉल्यूम 2V0, इसका प्रेशर P0/3। मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। चलो नाम दे देता हूं इसका A, इसका B, इसका C। अब पूछा होता इफ 2 moles of hydrogen undergo cyclic process as shown, cyclic process ABCA, ठीक है, एंड TA टेम्परेचर A का 300 केल्विन है। अब फाइन, पहला पार्ट TB TC, दूसरा पार्ट डेल्टा U डेल्टा W डेल्टा Q फॉर A से B, फॉर B से C, फॉर C to A, फॉर कंप्लीट साइकिल। ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन ऐसे बहुत मिलते हैं देखने को। तो कोई भी ये जरूरी नहीं था कि प्रोसेस साइक्लिक हो, मैंने साइक्लिक कंप्लीट कर दी, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उतनी प्रोसेस का आंसर निकालना है। फिलहाल मैंने साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट कर ली। तो पहले मुझे टीबी और टीसी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी एरो, हाँ सही है। तो देखिए इसका वॉल्यूम V0, इसका प्रेशर P0, तो क्यों ना मैं इसके टेम्परेचर को T0 लिख लूं, P0 V0 इक्वल टू NR T0 सही रहेगा। इसका वॉल्यूम 3V0, इसका प्रेशर P0/2, तो P0/2, इसका प्रेशर P0/2, वॉल्यूम 3V0, तो टेम्परेचर 3T0/2। और यहां से देखिए इसका पॉइंट का वॉल्यूम 2V0, प्रेशर P0/2, तो P0/2 2V0, टेम्परेचर विल बी
विल बी टी नॉट। चलो अब हमें टेबल बनानी है हमारी, तो डेल्टा यू का साइन, तो कहां पहले प्रोसेस आते हैं, ए से बी में। ए से बी जाते तो ए से बी वर्क डन, सोचिए ए से बी का वर्क डन ये है, और वर्क डन आएगा ट्रेपीजियम का एरिया, तो ये हाइट पी नॉट, इसका हाइट पी नॉट बाय 2, बेस 2v नॉट, तो बेस 2v नॉट, हाइट पी नॉट और पी नॉट बाय 2 का एवरेज, तो ये बना 3p नॉट v नॉट बाय 2, और यही 3p नॉट v नॉट बाय 2 3/2 nr t नॉट है, क्योंकि हमें n और t गिवन है, n और t गिवन है, t ये ही t नॉट है, तो p नॉट v नॉट की जगह हम आंसर को कन्वर्ट कर लिए। इसी में डेल्टा u चाहिए, तो a से b में डेल्टा u चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ा है, तो डेल्टा u आता nf बाय 2r 3t नॉट बाय 2 माइनस टी नॉट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो n के टर्म में लिखा रहे हैं, तो n, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, हाइड्रोजन गिवन है 5/2 r, टेम्परेचर 3t नॉट बाय 2, तो t नॉट बाय 2 ये बना। तो डेल्टा Q अगर पूछा होता, देखिए एक्सपांड किया है, वर्क डन पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा है, डेल्टा U पॉजिटिव, तो डेल्टा Q महाटप्पा दोनों जोड़ना है, तो 3/2 और 5/4 11/4 nr t नॉट, यह आ गया ए से बी का आंसर। ठीक है, हाँ, और टेम्परेचर निकल चुके थे, सी का टेम्परेचर 300 केल्विन है क्योंकि टी नॉट है, इसका टेम्परेचर 450 केल्विन है बी का, तो ये मिटा देता हूं मैं, ए से बी। अब हम आते हैं बी से सी का आंसर। बी से सी ये है, तो बी से सी का वर्क डन ये निकलेगा, ये डब्बा, और ये नेगेटिव है, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव, हाइट कितनी है पी नॉट बाय 2, बेस कितना है वी नॉट, तो माइनस पी नॉट बाय 2 वी नॉट। सोचिए हाइट बेस उल्टी तरफ जा रहे हैं, रेक्टेंगल है, तो माइनस एन आर टी नॉट। डेल्टा यू देखते हैं, यहां से यहां डेल्टा यू, तो यहां से यहां गए तो 3t नॉट बाय 2 से टी नॉट हो गया, गिर गया मतलब एन एफ बाय 2 आर फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बना माइनस, तो एन एफ की वैल्यू 5, तो 5/4 एन आर टी नॉट। डेल्टा क्यू इन दोनों का समेशन, तो माइनस 5/4 और माइनस एन आर टी नॉट, तो माइनस 11/4 एन आर टी नॉट। 5 और 4 9, 9/4 आएगा ना। अब सी से ए, इस पार्ट में सी से ए में हमें ये वाला एरिया चाहिए, कंप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, इसका और इसका एवरेज पी नॉट बाय 2 और पी नॉट का एवरेज, और ये वी नॉट बेस पी नॉट और पी नॉट बाय 2 का एवरेज, तो 3/4 नेगेटिव आया, पी नॉट वी नॉट को एन आर टी नॉट लिख सकते हैं। डेल्टा यू इसका 0 है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं। इट डजंट मीन आइसोथर्मल प्रोसेस है, बस इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू 0 है। डेल्टा क्यू इन दोनों का समेशन है, माइनस 3/4 एन आर टी नॉट। ये हमारे आंसर आए तीनों के। अब हमसे पूछा है कंप्लीट साइकिल का आंसर। कंप्लीट साइकिल का आंसर, तो डेल्टा यू कंप्लीट साइकिल का, तो इसका डेल्टा यू, इसका डेल्टा यू, इसका डेल्टा यू जोड़ दो, तो प्लस का 5/4 माइनस का 5/4 और 0 कट गया, इत्तेफाक नहीं था, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 आना ही था।
सही बात है, यहां T0 से 3T0/2 जितना बढ़ा उतना ही टेम्परेचर घट गया, यहां वापस से टेम्परेचर सेम है। डेल्टा डब्ल्यू तीनों वर्क निकाल दो। इसका पॉजिटिव आया 3/2, इसका नेगेटिव आया -1, इसका नेगेटिव आया माइनस का 3/4, ये /2 होना चाहिए ना, तो -3/2 -1/2 1/4 nRT0। तो डेल्टा डब्ल्यू, इससे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने ये सही निकाला है कि नहीं। ठीक है, तो इस साइकिल का एरिया ही टोटल एरिया होता, तो इस ट्रायंगल की हाइट इस ट्रायंगल का एरिया कौन सा, ये ऊपर का, इसकी हाइट कितनी है P0/2, बेस कितना है V0, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, P0 V0 nRT0/4। और सही बात है, टोटल वर्क डन यही है। अब हमें डेल्टा क्यू चाहिए, तो तीनों का डेल्टा क्यू जोड़ दो, इसका 11/4, इसका 9/4, तो प्लस का 2/4 1/2, इसमें से 3/4, 9 और 3 12/4, 11/4 1/4 डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यूब में भी हाँ, वो जो एरर यहां है वो एरर यहां भी होगी, क्योंकि यहां गलती की थी तो यहां भी गलती होगी। 7/4 आएगा। अब ठीक है, 7 और 3 10, 1/4। और देखिएगा अपने आप ही हमें गलती मिल गई। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू सेम आना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या है ये, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 निकलेगा, तो ये दोनों बराबर आने ही थे। ठीक है, हां, अब हम जरा इससे ये समझे हैं, लेकिन इंडिविजुअली साइन से हमें क्या पता चला कि जो हमारी साइक्लिक प्रोसेस थी ए बी सी, ए से बी के दौरान डेल्टा क्यू पॉजिटिव आया, मतलब हीट सप्लाई हुई, हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, तभी तो पॉजिटिव है। बी से सी में नेगेटिव आया -7/4, हीट इज एक्सट्रैक्टेड। सी से ए में फिर नेगेटिव आया, तो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, लेकिन ओवरऑल हीट पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल का एरिया वर्क डन है और वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव निकलेगा। और सही बात है, हमने सप्लाई की थी 11/4, बाहर निकली 7/4, बाहर निकली 3/4, तो 10/4 बाहर निकली, 11/4 दी थी, तो नेट एनर्जी जो हमने दी दैट इज 1/4 nRT0। और ये इंडिविजुअली हर पार्ट में जो साइन लिखे हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही लगभग पूरा थर्मोडायनेमिक्स है। तो नया कुछ नहीं सीखोगे, अब बस हम इसी में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो अच्छे से सॉल्व करिए। चलो, ये 3 क्वेश्चन है। पहला, अ गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच प्रेशर वेरीज विथ वॉल्यूम एज दिस, PV पे 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ K मान लेना, चूंकि इनिशियल स्टेट दी गई है P0 V0, तो उसके टर्म में कांस्टेंट K की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम फ्रॉम V0 टू 4V0, तो इनिशियली प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, फाइनली वॉल्यूम 4V0 है। प्रेशर आप अंदाज लगा लोगे इक्वेशन से। गैस को डायो एटॉमिक मानना है। फाइंड डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू। तो V0 से 4V0 जब गए हैं तो उस दौरान इन तीनों के आंसर क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए से बी स्ट्रेट लाइन, बी से सी भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ए बी सी ये कर्व है। आपको निकालना है डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर ए से सी का। ऐसे घूम के जाते तो आंसर क्या आता, और स्ट्रेट चले जाते ए से सी तो आंसर क्या आता। तो ये तीनों पार्ट इन सब में निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ हमारा है ए बी सी। ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, PV इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन है। यहां प्रेशर कांस्टेंट है, यहां प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू V है। तो अब आपको पहले इन सबके कोऑर्डिनेट निकालने हैं B और C के। P0 V0 T0, वॉल्यूम 2V0 है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या आएंगे, ऐसे इसके क्या आएंगे। ठीक है, और स्टेट्स। और सेकंड में पूरे साइकिल के लिए, होल साइकिल के लिए डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू। तो ट्राई करो तीनों।
चलो तो सॉल्यूशन देखें। V0 से 4V0 एक्सपांड किया, प्रेशर ये है, तो P इज इक्वल टू K अपॉन V पे 3/2। तो वर्क डन निकालेंगे P dV का इंटीग्रेशन V0 से 4V0। ठीक है, बस हमें K की वैल्यू चाहिए, और K की वैल्यू क्या है, इनिशियली P0 V0 पे 3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो K की वैल्यू ये है। तो लास्ट में हम छाप लेंगे, तो K V पे 3/2, तो V पे -3/2 dV इंटीग्रेशन V0 से 4V0, लिमिट छापो K V पे -3/2, तो V पे -1/2 बाय -1/2, लिमिट V0 से 4V0। ठीक है, इसी में छापो K, तो 2 पर आ गया, 2 पर 1/√V 1/4V0 का अंडर रूट, ये बना। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/V0 1/4V0 2V0 1/2√V0 2√V0, 2 से 2 कटा। K की वैल्यू थी P0 V0 पे 3/2, तो P0 V0 पे 3/2 छापो, तो आंसर आ गया P0 V0। ठीक, तो आंसर आया P0 V0। सिंप्लीफाई करने पे वर्क डन, इंटीग्रेशन किया, K छापा, K की वैल्यू ये उठा के छाप दी, इंटीग्रेशन कर दिया। पॉजिटिव है तो डेल्टा W आया प्लस P0 V0। अब डेल्टा U आता NF/2 R डेल्टा T, इसी को लिख सकते हैं F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। अब इनिशियली स्टेट P0 V0 T0 है, यहां से वॉल्यूम हुआ 4V0, तो प्रेशर कितना हुआ इस इक्वेशन में छाप सकते हैं, तो P V पे 3/2 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P वॉल्यूम 4V0 पे 3/2, दैट मीन्स फाइनली प्रेशर इज P0/8। तो प्रेशर आया P0/8, वॉल्यूम ये PV0 पे T0, तो इस पे आंसर आ गया T0/2, ये आया। तो P2 V2 ये है, P1 V1 ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता नहीं 5 होगा शायद, 5/2, P2 V2 इन दोनों का प्रोडक्ट, तो P0 V0/2, इनिशियली P1 V1 माइनस P0 V0। नेगेटिव आना कोइंसिडेंस नहीं है, टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, नेगेटिव आएगा, तो -5/4 P0 V0, ये डेल्टा U है। चलो, तो डेल्टा वर्क डन हम निकाल चुके हैं, डेल्टा U भी हम निकाल चुके हैं, -5/4 P0 V0, डेल्टा वर्क डन प्लस P0 V0, तो डेल्टा Q इन दोनों का समेशन माइनस P0 V0/4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड है, सॉरी हीट एक्सट्रैक्टेड है क्योंकि नेगेटिव आई, वर्क डन पॉजिटिव है, एक्सपांशन है, डेल्टा U टेम्परेचर गिर गया, तो ये आया। ठीक, चलो क्वेश्चन 2, A से B तक का वर्क डन, बड़ा एरिया है, तो A से B का वर्क डन निकालते, तो इसका और इसका एवरेज, 2 एटमॉस्फेयर और 4 एटमॉस्फेयर का एवरेज 3 एटमॉस्फेयर, लेंथ कितनी है 300, तो A से B का वर्क डन एवरेज 2 4 और 2 का 3 एटमॉस्फेयर इनटू लेंथ 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब 900, एटमॉस्फेयर मतलब 10 पे 5, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 पे -6, तो ये आया 90 जूल। अब हमें डेल्टा U चाहिए, शायद पूछा है, हाँ, A से B में डेल्टा U चाहिए, तो डेल्टा U के लिए हमें सिंपली डेल्टा U का फॉर्मूला NF/2RT2 माइनस T1, ये बनता। F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं गिवन है, देने चाहिए, चलो F/2 के फॉर्म में छोड़ दो, NRT2, तो P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं इस बार 3 ले रहा हूं, आप F के टर्म में आंसर छोड़ सकते थे। चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, P2 V2, P2 V2 मतलब 500 × 2, ये P2 V2 है,
क्योंकि बी पॉइंट पे प्रेशर 2, वॉल्यूम 500, P1 V1 प्रेशर 4 ये 800 और एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अगर सिंप्लीफाई करें 1000 माइनस 800 200, इट इज 300 और ये बना 10 पे 5, 10 पे -6, दैट मीन्स 30 जूल। ये आया डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू इन दोनों का समेशन है 90 जूल प्लस 30 जूल 120 जूल। ये पार्ट आया हमारा ए से बी का। अब बी से सी का देखते हैं। बी से सी का वर्क डन नेगेटिव आएगा। हाइट कितनी है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 200, तो -2 इंटू 200 -2 इंटू 200 मल्टीप्लाई करना है किसका, एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू छापें, इट इज -40 जूल। डेल्टा यू, तो डेल्टा यू फिर से हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, NF/2R T2 माइनस T1 या फिलहाल T3 माइनस T2, आपकी मर्जी जैसे सोचना। तो इसी को F/2 P2 V2 माइनस P1 V1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 माना, P2 V2 2 इंटू 300, फाइनली प्रेशर फाइनली वॉल्यूम 600, इनिशियली प्रेशर इनिशियली वॉल्यूम 5 और 2 1000। तो ये बना 400 का 3/2 600 इंटू एटमॉस्फेयर, तो 60 जूल। ये तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आई -100 जूल। तो ये बीसी। अब पूछा है ए बी सी पूरी प्रोसेस के लिए। अगर ए बी सी गए तो हम इसका वर्क और इसका वर्क जोड़ दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसका वर्क कितना है 90, इसका वर्क कितना है -40, तो वर्क डन 90 माइनस 40 50 जूल। डेल्टा यू, इसका डेल्टा यू कितना है 30, इसका डेल्टा यू कितना है -60, तो -30 जूल। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 50 माइनस 30 20। आप यहां से भी देख सकते हैं 120 माइनस 100। तो ये एबीसी साइकिल में। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम डायरेक्ट ए से सी जाते, ए से सी डायरेक्ट जाते तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। और कौन सा एरिया वर्क डन, ये। तो एवरेज किसका 2 और 4 का इंटू 100, तो 2 और 4 का एवरेज 3 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 30 जूल। डेल्टा यू, ए से सी का डेल्टा यू, तो NF/2R TC माइनस TA, तो ये बना F/2 PC VC माइनस PA VA। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 3/2, 2 इंटू 3 600 -800 -200 -30 एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब, तो -30 जूल। हालांकि डेल्टा यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डेल्टा यू आप इस पाथ से निकालें या इस पाथ से निकालें, डेल्टा यू तो सेम आएगा, वर्क डन डिफरेंट आएंगे। डेल्टा यू सेम है, वर्क डन डिफरेंट है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू इन दोनों को जोड़ो तो इत्तेफाक से आंसर आ गया 0। तो डेल्टा क्यू ए से सी डायरेक्ट में 0 है, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुई। इसका मतलब डेल्टा क्यू भी पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये तो करता है, तो इनका सम भी पाथ डिपेंडेंट है। तो डेल्टा क्यू भी पाथ फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू पाथ फंक्शन है। तो ये हमारे कैलकुलेशन थे, इसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेके सॉल्व किया है। तो अपने आंसर में एफ की वैल्यू 3 छाप के चेक कर लो। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में इस बार प्रोसेस के नाम दे रखे हैं आइसोथर्मल। तो ए से बी आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब पीवी की वैल्यू कांस्टेंट, तो P1 V1 P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे वॉल्यूम अगर 2V0 है तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर T0 है, क्योंकि आइसोथर्मल है, तो प्रेशर P0/2। ठीक है। अब जो इसका प्रेशर है वही इसका प्रेशर है, तो इसका प्रेशर है P0/2।
लेकिन ए और सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ए से सी में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर पी नॉट से पी नॉट बाय 2 से पी नॉट हो गया। प्रेशर डबल हुआ तो वॉल्यूम भी डबल हुआ होगा, या यहां प्रेशर आधा वॉल्यूम आधा, तो वॉल्यूम वी नॉट बाय 2, और वॉल्यूम वी नॉट बाय 2 तो टेम्परेचर टी नॉट बाय 4। ठीक, या आपको अगर दिक्कत है, हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि है कॉमन सेंस, पी नॉट वी नॉट टी नॉट, तो इसका वॉल्यूम कितना था 2, इसका प्रेशर P, टेम्परेचर बाद में, तो इसका प्रेशर, तो इन दोनों में P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P की वैल्यू आ गई 2 P नॉट, सॉरी P नॉट बाय 2, और टेम्परेचर तो वापस से वही आ गया। अब इसमें और इसमें चाहिए तो प्रेशर P नॉट बाय 2, वॉल्यूम नहीं पता, तो इस इक्वेशन में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो P1 बाय P2 इक्वल टू V1 बाय V2। P1 कितना है P नॉट बाय 2, P2 कितना है P नॉट, V1 कितना है V, V2 कितना है V नॉट, तो V की वैल्यू V नॉट बाय 2। उम्मीद करता हूं ये नहीं करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से आप सोच पाएंगे। चलो, तो हमें सभी कोऑर्डिनेट मिल गए, पहला पार्ट तो हो गया। अब हमें पूरी प्रोसेस का इंडिविजुअली नहीं पूछा है, पूरी प्रोसेस का पूछा है, तो डेल्टा यू तो जीरो है, होल साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू पक्का बराबर है, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा यू जीरो है, तो ये दोनों इक्वल है, तो एक कुछ निकाल लो, तो हम डेल्टा डब्ल्यू निकाल लें। लेकिन समस्या क्या है कि डेल्टा डब्ल्यू तो ऐसे ही निकलेगा, तीनों के वर्क जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, तो हमें ए से बी का वर्क डन निकालना है, तो पी डीवी का इंटीग्रेशन, तो ए से बी में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, पी डीवी का इंटीग्रेशन, वॉल्यूम वी नॉट से 2 वी नॉट है, ये डेल्टा W1, इंटीग्रेट करें इसको। लेकिन इक्वेशन क्या है, ए से बी में पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू पी नॉट वी नॉट है, तो P की वैल्यू पी नॉट वी नॉट बाय वी, तो पी नॉट वी नॉट बाय वी डी वी, पी नॉट वी नॉट बाहर निकालो, डी वी बाय वी, वी नॉट से 2 वी नॉट लॉग वी, पी नॉट वी नॉट लॉग 2 बेस ई, पहले का आंसर W1। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पी वी की वैल्यू कांस्टेंट है K, तो P की वैल्यू K बाय V, और K की वैल्यू P नॉट V नॉट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, तो K की वैल्यू P नॉट V नॉट। चलो अब B से C में देखते हैं, तो डेल्टा W2, और इस बार लिमिट आएगी कहां से कहां तक, 2 V नॉट से V नॉट, लेकिन इस बार हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल ही लेते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा, हाइट कितनी है P नॉट बाय 2, बेस कितना है 2 V नॉट और V नॉट बाय 2 का डिफरेंस, लेकिन हम जानते हैं कि आंसर नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ये है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, कंप्रेशन हो रहा है, तो P नॉट बाय 2 3 बाय 2, 3 P नॉट V नॉट बाय 4। C से A डेल्टा W3, क्या इंटीग्रेशन की जरूरत है, आंसर है नो, क्योंकि C से A फिर स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का एरिया अंडर द कर्व ये आएगा और पॉजिटिव आने वाला है, एक्सपांशन हो रहा है, तो इसका हम एरिया लिख सकते हैं, हाइट कितनी है P नॉट बाय 2, हाइट कितनी है P नॉट, तो एवरेज हाइट, बेस कितना है, इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का डिफरेंस V नॉट बाय 2, तो 3 बाय 4, 3 P नॉट V नॉट बाय 8, तो पॉजिटिव आया, तो ओवरऑल वर्क डन कितना बना, तीनों का समेशन, P नॉट V नॉट log 2, इसका नेगेटिव -3 बाय 4, इसका पॉजिटिव 3 बाय 8, तो ओवरऑल आंसर -3 बाय 8,
log2 -3/8 बेस ई है, हमेशा मैं log मतलब बेस ई लिख रहा हूं। तो ये वर्क डन आया और यही डेल्टा क्यू है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा और फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हमारा हो गया डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मीन्स हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव कब ले रहे हैं? व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, दैट मीन्स एक्सपांशन हो। नेगेटिव मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन। ठीक है, डेल्टा यू में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। पॉजिटिव इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नेगेटिव इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो डेल्टा यू के कैलकुलेशन में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव if heat is supplied to the system and negative if heat is extracted from the system। ये फाइनली फर्स्ट लॉ है। एज पर दीज साइन कन्वेंशंस डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल देख लें, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहने वाला हूं। जैसे इफ 30 जूल is extracted from system and system does a work of 50 जूल, फाइंड डेल्टा यू। तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू, कितनी हीट दी कितना ये, लेकिन हीट हमने दी नहीं है। 30 जूल इज एक्सट्रैक्टेड, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। सिस्टम डज अ वर्क, सिस्टम ने डज किया, सॉरी सिस्टम ने वर्क किया 50 जूल का। सिंस सिस्टम इज डूइंग वर्क, इसका मतलब पॉजिटिव है क्योंकि गैस खुद वर्क कर रही है, सिस्टम मतलब गैस है। तो वर्क डन कितना है पॉजिटिव, कितना 50 जूल। तो डेल्टा यू ये है, तो डेल्टा यू की वैल्यू -80 जूल आई। इसका मतलब या इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 80 जूल। ठीक है, अब जरा हम इसको कॉमन सेंस से सोचते हैं कि बिल्कुल सही लिखा था, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। देखिए, मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम थकेंगे। जब हम काम करेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी गिरेगी। तो सिस्टम ने काम किया कितना, 50 जूल, तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी में 50 जूल का लॉस हो गया। ये तो लॉस हुआ ही है और 30 जूल किसी और ने भी छीन ली। तो एक लॉस ये है, एक लॉस ये है, टोटल 80 जूल का लॉस सिस्टम को हो गया होगा। कॉमन सेंस था। ठीक है, फील करिएगा, आपको कॉमन सेंस दिखेगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं। If on supplying 30 joule of energy to the system, its potential energy is found to decrease by 22 joule. Find delta W। तो एक तो तरीका यह है कि मैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू फॉर्मूला छापूं। ऑन सप्लाइंग एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड 30 जूल, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल टर्म गलत है हालांकि, इट शुड बी इंटरनल क्योंकि ये काइनेटिक है, इंटरनल एनर्जी। तो डिक्रीज हुई तो -22। तो डेल्टा वर्क कितना है, तो डेल्टा वर्क आया 52 जूल पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब सिस्टम इज डूइंग 52 जूल वर्क। अब इसको भी हम कॉमन सेंस से सोचते हैं
कि मान लो सिस्टम वर्क नहीं करता। सिस्टम का वर्क करना मतलब सिस्टम खर्च कर दे रहा है इतना, तो सिस्टम वर्क नहीं करता तो मैंने 30 जूल एनर्जी दी, पूरी की पूरी स्टोर हो जाती, लेकिन 30 जूल स्टोर होने के बजाय 22 का नुकसान हो गया। मतलब जो 30 हमने दी थी वो तो नुकसान हो ही गया, 22 का और नुकसान हो गया, क्योंकि अगर वर्क नहीं करता, खर्च नहीं करता। ऐसे समझो कि एनर्जी सप्लाई करना मतलब जैसे तुम्हारे पापा पैसे भेज रहे हैं, तुम कहीं रहते हो, तो पापा ने भेजे 30 जूल कि बेटा ये 30 जूल ले लो, अकाउंट में डाल देना। लेकिन जब उनने बैलेंस चेक किया तो बैलेंस मिला -22 जूल। तो इसका मतलब आपने ये जो 30 जूल दिए वो तो खर्च कर ही दिए, 22 और खर्च कर दिए। तो आपने कितने का वर्क कर दिया? वर्क मतलब एक्सपेंडिचर सोच लो, तो कितने का खर्च कर दिया आपने? 52 जूल। तो पापा ने इतने पैसे दिए, आपका फिर भी अकाउंट गिर गया, बैलेंस गिर गया, तो ये जो डिफरेंस था ये आपका वर्क है। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे इसको, प्योर कॉमन सेंस है, या आप फॉर्मूले से सोच सकते थे। अब मैं यहां क्या कह रहा हूं कि एक छोटी सी दिक्कत आएगी जब आप केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ोगे। तो ये फिजिक्स के साइन कन्वेंशन, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी दिक्कत है। केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन है डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड, डेल्टा क्यू नेगेटिव इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड या सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड। डेल्टा क्यू का साइन कन्वेंशन उल्टा है। हीट जब खींच रहे हैं, ठीक है, और हीट जब सप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक का डेल्टा क्यू पॉजिटिव है और एंडोथर्मिक का डेल्टा क्यू नेगेटिव है। और वर्क डन के साथ भी यही दिक्कत है कि वर्क डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन जस्ट उल्टे हैं। ठीक है, तो बाय द सिस्टम, सॉरी ऑन द सिस्टम, मैंने उल्टे हैं, सॉरी, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम नेगेटिव है। इसका मतलब फिजिक्स का डेल्टा डब्ल्यू और केमिस्ट्री का डेल्टा डब्ल्यू दे आर अपोजिट, तो डेल्टा क्यू अपोजिट, तो इवन फर्स्ट लॉ भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। डेल्टा क्यू उल्टा है तो माइनस डेल्टा क्यू। डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन सेम है। एक्चुअली डेल्टा यू में साइन कन्वेंशन का रोल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू बढ़ेगा, उसमें आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। तो डेल्टा यू में मर्जी नहीं चलती, वर्क डन में हमें डिसाइड करना है किसको प्लस लेना है। और डेल्टा डब्ल्यू हमारा ये है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू। तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया। और क्यों बदला? वर्क डन के साइन कन्वेंशन उल्टे हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू को माइनस डेल्टा डब्ल्यू से रिप्लेस करो। क्यू के साइन कन्वेंशन उल्टे हैं, माइनस डेल्टा क्यू। मतलब यही फॉर्मूला है, जब हमने ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा दिया है तो साइन कन्वेंशन पलट गए, और साइन कन्वेंशन पलट गए तो ये हमारे नया फॉर्मूला है। तो इवेंचुअली आंसर तो सेम आएगा। क्या फर्क पड़ता है आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये साइन कन्वेंशन, या ये फॉर्मूला और ये साइन कन्वेंशन, आंसर तो सेम ही आएंगे। ठीक है, हां, साइन कन्वेंशन क्यों अलग रखे गए ये इंटरेस्टिंग है, ये आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि साइन कन्वेंशन उल्टे क्यों है। रियलिटी ये है कि केमिस्ट्री के सही साइन कन्वेंशन है, फिजिक्स में थोड़े उल्टे हैं, क्योंकि हमारा फिजिक्स में इंट्यूशन ये कहता है कि एक्सपांड कर रहा है तो वर्क डन, तो हम इंट्यूशन के हिसाब से बना लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से साइन कन्वेंशन ऐसे लिए गए। तो बस ये समझिए, साइन कन्वेंशन बदले हैं तो फॉर्मूला भी बदला है। ठीक है, तो जैसे साइन कन्वेंशन बदलोगे अकॉर्डिंगली वैसे हम फॉर्मूला बदल लेंगे। ठीक है, तो शायद इंथैल्पी का फॉर्मूला आप देखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस पी डेल्टा वी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा यू को, ये ऐसा। ठीक है, और इंथैल्पी के साइन कन्वेंशन उल्टे। तो घबराइएगा मत, आप जब पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कॉमन सेंस ही चल रहा है। और डेल्टा यू पाथ डिपेंडेंट है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं,
कैसे भी करिए, कॉमन सेंस से, जैसे करना हो आपकी मर्जी। चलो बच्चों 3 क्वेश्चन करो। इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 30 जूल, फाइंड डेल्टा क्यू। क्वेश्चन 2, पीवी ग्राफ गिवन है, ये 2 लीटर, 4 लीटर, 1.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। गैस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू सी वाया पाथ 1 and 2। तो ए से सी जाने के 2 तरीके हैं, एक हमारा रास्ता 1 है, एक रास्ता 2 है पूरा ही। तो डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू फॉर पाथ 1, पाथ 1 के लिए डेल्टा यू और डेल्टा क्यू गिवन है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड डेल्टा वर्क, पाथ 1 का डेल्टा वर्क निकालना है, पाथ 2 का डेल्टा वर्क, पाथ 2 का डेल्टा क्यू, और चाहे तो पाथ 2 का डेल्टा यू। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी तीनों के टेम्परेचर गिवन है। एरो पे ध्यान देना, एरो इस तरह है। 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस यूज कर रहा हूं, ए बी सी टेम्परेचर गिवन है। ये कर्व की इक्वेशन गिवन नहीं है कि ये कर्व कौन सा है, तो एरिया आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसीलिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1200 जूल हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सैंपल। और देखिए साइकिल उल्टा है, तो हीट इसमें विड्रॉ होगी, वर्क डन ओवरऑल नेगेटिव आए। तो बीसी का वर्क, सीए का इंटरनल एनर्जी, बीसी का डेल्टा क्यू, ये तीनों निकाल लें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करो अच्छे से। चलो सॉल्यूशन देखें। 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा आ गया नेगेटिव, कितना, -20। डेल्टा यू आ गया +30, तो डेल्टा क्यू इन दोनों का समेशन है +10 जूल। इसका मतलब 10 जूल हीट इज सप्लाइड, इतनी हीट हमने सप्लाई की है टू द सिस्टम। तो पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10 जूल हीट सप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इंफॉर्मेशन है बिल्कुल। ए से सी पाथ, ए से सी पाथ का डेल्टा यू 100 है, डेल्टा क्यू 500 है, डेल्टा डब्ल्यू 400 है। इसी से हमने फर्स्ट लॉ लगाया, तो डेल्टा डब्ल्यू यहां से 400 आ गया। अब हमें एबीसी पाथ का निकालना है। अब मेन इसमें पॉइंट क्या है, ए से सी इस तरह जाओ या ए से सी इस तरह जाओ, डेल्टा यू तो सेम आएगा। तो डेल्टा यू तो ए से सी का सेम आएगा, कितना, जितना पहले था। ये कॉन्सेप्ट है मेन। डेल्टा डब्ल्यू हमें निकालने के लिए आपको इस पाथ का डेल्टा डब्ल्यू चाहिए, नीचे वाले पाथ का, और इसका डेल्टा डब्ल्यू मतलब ये एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि ए से बी है, बी से सी तो कुछ है ही नहीं, तो जो वर्क है ए से बी में है, तो ये एरिया आएगा 1.5 एटमॉस्फेयर इंटू 2 लीटर। तो 1.5 इंटू 2 तो कितना आया, 3 लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब 300 जूल। और डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा यू मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 400 जूल। यही पूछा था शायद, यही पाथ 2 के आंसर है ये तीनों, और फर्स्ट का आंसर डेल्टा 1 का ये 400। ये तीनों के आंसर ये ऊपर लिखे। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के 2 तरीके हैं। चूंकि इस कर्व की इक्वेशन हमें नहीं पता, तो हम एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा, हमें सी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए थे, इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी भी नहीं निकाल पा रहे थे इसे सी के, इसीलिए डेल्टा यू भी दिया है। चलो थर्ड क्वेश्चन, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह गिवन होगी। अब थर्ड क्वेश्चन में जरा देखिएगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अच्छी खासी है। टेम्परेचर पता है, ए का टेम्परेचर 300 केल्विन, बी का टेम्परेचर 500 केल्विन, सी का टेम्परेचर 400 केल्विन। अब जरा देखिए, ग्राफ में नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, तो हम किसी भी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। वर्क डन भी निकाल सकते थे, बशर्ते हमें ये एरिया पता होता। ये फंक्शन ही नहीं पता क्या है, तो इसका वर्क डन नहीं पता, और हमें पता है इसका वर्क माइनस इसका वर्क टोटल वर्क है। ए से बी का वर्क तो हम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन ए से बी में ये आएगा, अगर मैं इसको प्रेशर P0 लिखूं, इसको वॉल्यूम V0 लिखूं,
ठीक है, या V1 लिखूं, इसको V2 लिखूं, इसको P1 लिखूं, तो यहां से P1 इंटू V2 माइनस V1, और ये कुछ और नहीं, ये P डेल्टा V लिखा है, तो ये कुछ और नहीं NR डेल्टा T लिखा है। ये P डेल्टा V है, प्रेशर कांस्टेंट है, इंटू डेल्टा V, NR डेल्टा T, और N कितना है 2, R के फॉर्म में रहने दो, डेल्टा T कितना है, A से B में टेम्परेचर आया 200 केल्विन, तो आंसर आया 400 R जूल। A से B का वर्क डन। C से A वर्क डन का तो कोई मीनिंग ही नहीं, C से A। अब हमें B से C वर्क डन और चाहिए, नहीं पता, तो टोटल साइकिल का वर्क डन कितना है 400 R प्लस 0 प्लस नहीं पता, और यही पूरे साइकिल का डेल्टा Q होगा। और अच्छी बात है डेल्टा Q हमें गिवन है, कितना है 1200 जूल। तो 400 R 8.31 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1200, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1200 माइनस, इससे ये 831 का 4 गुना ये बना, और ये आया -2124। नेगेटिव तो आना था, दिख रहा था बी से सी में वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन है, और कितना आया तो कैसे निकाला हमने, पूरे साइकिल का वर्क डन। इसका वर्क डन है नहीं, इसका वर्क डन ग्राफ से हमें मिल गया पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी घबराइए मत कि प्रेशर और वॉल्यूम गिवन नहीं है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है तो भी काम चल जाएगा। तो एनआर डेल्टा टी ये मिल गया, तो इसका वर्क डन पता था, इसके वर्क डन निकालना था, तीनों का वर्क डन जोड़ने पे डेल्टा क्यू आएगा, साइकिल का डेल्टा क्यू गिवन था, तो इनडायरेक्टली दिस इज इक्विवेलेंट टू कि इसका हमें एरिया गिवन है। तो साइकिल का वर्क डन टोटल, ये वर्क डन इतने पार्ट का एरिया, ये 1200 जूल ही है, कि इसका नेगेटिव कितना है 3324, और इसका कितना है क्वेश्चन मार्क कितना है -2124, इसका -2124, और इसका एक का कुछ है बचा हुआ, तो ये ओवरऑल आंसर आ गया 1200। तो निकाल लेंगे जो भी था। अब क्या निकालना था हमें, तो इस साइकिल में वर्क डन डेल्टा क्यू, अब डेल्टा यू भी चाहिए हमें। डेल्टा यू तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमें टेम्परेचर गिवन है, तो ए से बी का डेल्टा यू, तो ये मिटा देता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। डेल्टा यू ए बी, ए से बी डेल्टा यू, और टेम्परेचर 300 से 500 हो गया, तो बढ़ गया एन मोनोएटॉमिक 3/2 आर डेल्टा टी, 500 माइनस 300 200, तो 600 आर प्लस का डेल्टा यू बी से सी, बी से सी गए नेगेटिव आएगा, 2 इंटू 3/2 इंटू आर, 400 माइनस 500 माइनस 300 आर। डेल्टा यू सी से बी 400 से 300, ये भी नेगेटिव आएगा, 2 इंटू 3/2 इंटू आर, 300 माइनस 400 दैट मीन्स नेगेटिव 300 आर। टोटल डेल्टा यू इत्तेफाक नहीं जीरो होना ही था। तो अब हम पूरे साइकिल में जानते हैं ए बी सी, ए से बी के दौरान डेल्टा यू 600 आर है, तो यहां पे डेल्टा यू प्लस 600, डेल्टा वर्क निकाला है हमने 400, डेल्टा क्यू 1000 आर, मतलब यहां से हीट इसने सप्लाई की, इसको हीट मिली है। बी से सी में डेल्टा यू नेगेटिव 308, टेम्परेचर गिरा है, डेल्टा वर्क डन नेगेटिव कंप्रेशन है, और बी से सी का वर्क डन ये था 1200 माइनस, तो 400 नेगेटिव ऑफ 400 आर माइनस 1200। सी से ए में वर्क डन का तो मतलब ही नहीं है, डेल्टा यू माइनस 300 आर, तो डेल्टा क्यू माइनस 300 आर,
और यहां से हीट बाहर निकली, यहां से भी हीट बाहर निकली, इन दोनों को जोड़ो तो डेल्टा क्यू की वैल्यू -400 आर, -400 -300 -700 आर प्लस 1200, ये हीट है। तो यहां से हीट एब्जॉर्ब हुई, यहां से हीट ये ओवरऑल सॉल्व करोगे तो सेम आंसर बन जाएगा। डेल्टा क्यू 1000 है इसका, ये कितना था, डेल्टा क्यू तीनों का समेशन टोटल हीट होनी चाहिए 1200 जूल, है ना। तो 600 आर, 400 आर, 1000 आर, तो यहाँ -300 आर, बिल्कुल सही। तो डेल्टा यू तीनों के कट गए। डेल्टा वर्क डन इसका ये, इसका 400 1200, तो डेल्टा यू 700 300 सब कुछ ठीक है ना। तो ये आंसर से, तो डेल्टा वर्क डन B2C, B2C का डेल्टा वर्क ये है पहले का आंसर। डेल्टा यू C2A दूसरे का आंसर। तीसरा डेल्टा क्यू B2C ये तीसरे का आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको हर पार्ट के लिए सॉल्व करना है, और अगर साइकिल है तो टोटल साइकिल का डेल्टा यू तो 0 होता है, और यहां हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया कि साइकिल का डेल्टा यू 0 है तो वर्क डन और डेल्टा क्यू आपस में बराबर है। तो जो अननोन था उसका आंसर हमें मिल गया। आज के डिस्कशन का अब लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हम ग्राफ हर जगह पी और वी ग्राफ बना रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है पीवी ग्राफ हो, कोई और ग्राफ भी हो सकता है, तो आपको देखते हुए आना चाहिए। देखिए अगर पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ मान लीजिए मैंने आपको ये बना दिया ऐसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइकिल का डेल्टा यू साइकिल का 0 है, डेल्टा वर्क साइकिल का एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, और डेल्टा क्यू साइकिल का वंस अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, और पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वर्क ज्यादा है। अब इसमें पूछा होता ए से बी तक, ए से बी तक समझ में आ रहा है, प्रेशर भी बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव। बी से सी में, बी से सी में वर्टिकल लाइन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0। अब डेल्टा यू, तो देखें बी और सी में टेम्परेचर किसका ज्यादा है, बी का, क्योंकि फॉर सेम वॉल्यूम, ये अगर वर्टिकल लाइन माने तो सेम वॉल्यूम पे बी से सी में प्रेशर गिरा टेम्परेचर गिरा, क्यों, बी सी आइसोकोरिक है, तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर कम हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो डेल्टा यू नेगेटिव, तो पक्का डेल्टा डेल्टा क्यू भी नेगेटिव। अब सी से ए में बात करें, सी से ए में वर्क डन नेगेटिव, सी से ए एक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो सी से ए आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर भी कम होगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है सी से ए में, तो डेल्टा ये, तो डेल्टा क्यू कोई कंफ्यूजन नहीं नेगेटिव, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। एक प्लस आ जाता एक माइनस तो हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करने पड़ते, अदरवाइज यहां काम चल गया। तो पीवी ग्राफ में तो हम सीधे सीधे निकाल पाते हैं, लेकिन अगर ग्राफ कोई और दिया होता तो मान लेते हैं कि ग्राफ आपको दिया है टी पी ग्राफ, ठीक है, और ऐसे मान लेते हैं ये टीपी ग्राफ गिवन है। अब हमसे पूछा है बाकी चीजें। अब दिक्कत है कि आप वर्क डन का साइन डायरेक्ट नहीं बता सकते, हां डेल्टा यू का साइन मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। कैसे, ए से बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेल्टा यू पॉजिटिव, बी से सी में टेम्परेचर गिर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट टेम्परेचर है, डेल्टा यू नेगेटिव, सी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू 0। लेकिन वर्क डन का साइन तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्क डन तो पी और वी का ग्राफ है, जिसमें पी वाई कोऑर्डिनेट पे, वी एक्स कोऑर्डिनेट पे। इसका मतलब अगर आपको इसमें से कुछ चीजें निकालनी है तो आपको करेस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, हमारे लिए बड़ा टप्पा है।
देखिए इसका पी नॉट, इसका टी नॉट, तो इसी का वी नॉट मानो। ये गिवन होंगे, सब कुछ डेटा गिवन होगा। तो ये मान लेते हैं प्रेशर 2p नॉट, टेम्परेचर 2t नॉट, ये गिवन था। तो हम इसका अगर वॉल्यूम वी नॉट लिख रहे हैं, पी नॉट टी नॉट पे वी नॉट, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो v इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी। तो यहां टेम्परेचर डबल, तो इसका वॉल्यूम भी वी नॉट है। सोचिए, टेम्परेचर डबल, प्रेशर डबल, इसका वॉल्यूम निकालना है तो वी नॉट बाय 2। तो हम करेस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे? तो इसको कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से करिए हमेशा। इनिशियली आप इतने जल्दी नहीं सोच पाएंगे जैसे मैं एकदम से बोल दे रहा हूं। तो ये पी नॉट था, ये टी नॉट है। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये मान रहा हूं 2p नॉट 2t नॉट। ए बी सी, तो पहले ए स्टेट अगर मैं मानी पी नॉट वी नॉट टी नॉट, तो बी स्टेट हमारी है, बी स्टेट पे 2p नॉट 2t नॉट, और वॉल्यूम सॉल्व करिए तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे तो टी बाय पी, ये वॉल्यूम वी नॉट ही निकलेगा। सी स्टेट पे प्रेशर 2p नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, और पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। इसमें टेम्परेचर सेम है, प्रेशर डबल, वॉल्यूम हाफ, ये बन गया। या फिर ऐसे सोचें, जरा सोचिएगा, ए बी प्रोसेस क्या है? ए बी में टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। बीसी प्रोसेस क्या है? बीसी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक। सी से ए में क्या है? सी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब P इज भी इक्वल टू कांस्टेंट। और एक बार हमने ये इक्वेशन डिकोड कर ली, तो अब हम ए पॉइंट हमारा बनाते हैं। ए पॉइंट हमारा ये है, जिस पे वी नॉट पी नॉट, ए पॉइंट पी नॉट वी नॉट है। अब ए से बी, ए से बी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ए से बी क्या है? आइसोकोरिक, तो ए से बी वर्टिकल लाइन बनेगी, और वर्टिकल लाइन बनेगी तो बी पे वॉल्यूम कितना है? वी नॉट, ठीक है। प्रेशर कितना है? 2p नॉट, मतलब दूसरी लाइन जाएगी ऊपर। मतलब अगर आपने ए यहां माना है p नॉट, तो b के कोऑर्डिनेट 2p नॉट v नॉट, तो 2p नॉट v नॉट। ए के कोऑर्डिनेट p नॉट v नॉट, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2p नॉट v नॉट बाय 2, 2p नॉट v नॉट बाय 2, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट तो छाप ही लोगे, बस मुझे बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन देखनी है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, दिख ही रहा है, आइसोबारिक। अब सी से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन देखनी है। सी से ए पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हाइपरबोला। ये तो ये हमारा पी वी ग्राफ बन गया। अब अगर वर्क डन की बात करें तो अब देखते हैं, ए ये है, बी ये है। ए से बी में वर्क डन 0 है, ए से बी में वर्क डन 0 है। डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा यू यहां से मिल जाएगा। ए से बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां से भी दिख जाता है, इसका टी नॉट है, इसका 2t नॉट है। डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव। बी से सी, बी से सी में, बी से सी में टेम्परेचर गिरा है, और बी से सी में वर्क डन नेगेटिव है, टेम्परेचर नेगेटिव है, तो डेल्टा क्यू पक्का नेगेटिव। सी से ए में, सी से ए में एक्सपांशन हुआ है, एक्सपांशन हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन सी से ए आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू 0, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ बनाना है, तरीका क्या है? कोऑर्डिनेट लिखे तो तीनों कोऑर्डिनेट यहां छाप देंगे,
अब उनको ज्वाइन करना है, तो किस कर्व से ज्वाइन करना है वो आपको इक्वेशन से दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं कोई से भी, ठीक है। टेम्परेचर की मदद से हमें यह पता चल जाएगा डेल्टा यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वर्क डन इससे समझ में आ जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कि वॉल्यूम बढ़ा या घटा। तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। चलो 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में टीवी ग्राफ है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू के साइन बताना है, डेल्टा क्यू का नहीं, सिर्फ इनके साइन बताना है पूरे साइकिल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्चुअली सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ये मान लो कि इसका वॉल्यूम 2v0, इसका वॉल्यूम 4v0, v0 5v0, इसका प्रेशर p0 है इस लाइन का, इस लाइन का प्रेशर 4p0। पहले मैं एरो देख लूं, एरो मैंने सही बनाया कि नहीं, हाँ एरो सही है, 4p0 p0। तो आपको हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द साइकिल बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये पॉइंट सोचना पड़ेगा कि ये पॉइंट कितना है, कि ये पॉइंट कहां है, इसका प्रेशर कितना है, तभी आप एरिया वगैरह निकालोगे। सिंपल सी बात है, साइकिल है तो आपको पता है कि साइकिल के लिए क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये डॉट डॉट बना है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल लाइन, P और T का ग्राफ है। यू हैव टू फाइंड TB एंड TC। तो B और C का आपको टेम्परेचर पता करना है, करस्पॉन्डिंग PV ग्राफ बनाना है। तो आप P0 और T0 पे ही V0 एज्यूम कर लेना, और वर्क डन फॉर द साइकिल फॉर n मोल्स। क्वेश्चन नंबर 4, 1 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉप ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 1651 सेंटीमीटर क्यूब। पहले 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब था, एवेपोरेट होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो एक्सपांड कर गई। तो अब आपको बताना है डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है, लेटेंट हीट से पता चल जाएगा ये, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन एक्सपांशन से, डेल्टा यू, ठीक है। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग है, कर लो। चलो पहला पार्ट बिल्कुल आसान है, देखिए ए से बी में टेम्परेचर बढ़ा, ए से बी में, तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा डब्ल्यू 0। बी से सी में टेम्परेचर घट रहा है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, डेल्टा यू नेगेटिव, और डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, क्यों, वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है। सी से डी में डेल्टा यू नेगेटिव, टेम्परेचर गिरा, डेल्टा वर्क 0। डी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू 0, डेल्टा वर्क नेगेटिव। तो देखिए डेल्टा क्यू का साइन यहां मिल जाता हमें नेगेटिव है, डेल्टा क्यू का साइन यहां मिल जाता पॉजिटिव है, डेल्टा क्यू यहां मिल जाता नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा क्यू यहां डाउट है, यहां आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, आपको डेटा ही नहीं गिवन है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात थी, ये सबसे अच्छा था टी और वी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे डेल्टा यू, वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे डेल्टा डब्ल्यू। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में ये निकालने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। ये वाली लेंथ 2v0 है, ये वाली लेंथ 4v0 है, सोचो ये लेंथ 2v0, ये लेंथ 4v0, तो 1:2 है, तो ये भी 1:2 होगा, तो ये लेंथ 3p0 है, तो यहां p0, यहां 2p0 का चेंज आएगा, तो यहां 2p0 का ये कोऑर्डिनेट है। अब जहां तक एरिया की बात करें तो इसका एरिया पॉजिटिव है, इसका एरिया नेगेटिव है, तो यहां वर्क डन आएगा पॉजिटिव, हाफ इंटू बेस, बेस है 4v0, हाइट 2p0, 4p0 माइनस दिस, तो ये 4p0 v0। इस पार्ट का वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका साइकिल उल्टा है, तो इसकी हाइट p0, बेस 2v0, हाफ 2v0 p0, तो इसका p0 v0, तो टोटल वर्क डन आया 3p0 v0, और टोटल वर्क ही टोटल डेल्टा क्यू है, क्योंकि डेल्टा यू तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, और पॉजिटिव निकला, इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और कितनी, 3p0 v0। तो यहां मैथमेटिक्स से हमने ये निकाला, ये पॉइंट कितना है सिमिलर ट्रायंगल से, इसका एरिया, ये एरिया एक साइक्लिक है पॉजिटिव, ये दूसरा साइकिल उसका नेगेटिव, टोटल एरिया ये।
क्वेश्चन 3, टीबी एंड टीसी। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली हमें पहले तो हम इसी की मदद से आंसर निकाल लेते हैं। तो ए और बी पे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ए और बी प्रोसेस में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर डबल तो टेम्परेचर भी डबल। तो इसका टेम्परेचर 2T नॉट है, इसका टेम्परेचर T नॉट, प्रेशर P नॉट, प्रेशर 2P नॉट। सिमिलरली ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका टेम्परेचर 2T नॉट है। तो प्रेशर P नॉट से 2P नॉट, तो टेम्परेचर 2T नॉट से 4T नॉट। क्यों? क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इस वाली लाइन पे प्रेशर अगर डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल होगा, क्योंकि वंस अगेन ये दोनों हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर हर जगह मिल गया, प्रेशर हर जगह था ही। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P। तो अगर हमने इसका वॉल्यूम V नॉट लिखा है तो इसका वॉल्यूम भी V नॉट है। इसका वॉल्यूम 4T नॉट 2P नॉट 2V नॉट, इसका वॉल्यूम 2T नॉट 2V नॉट। और बात सही है, ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो अब हमारे लिए इसका करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान हो गया। वैल्यूज लिखते हैं। ये P नॉट V नॉट है, ये 2P नॉट V नॉट है। तो P नॉट V नॉट T नॉट, ये पॉइंट हमारा क्या था? A। B पॉइंट क्या है? 2P नॉट V नॉट, 2T नॉट, ये हमारा B है। B से C पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 2V नॉट। तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम 2V नॉट, टेम्परेचर 4T नॉट। और अगला कोऑर्डिनेट इसका आया तो P नॉट, वॉल्यूम 2V नॉट, टेम्परेचर 2T नॉट, ये। और उसके बाद आया ये। और बात सही भी है, आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक वर्टिकल लाइन, आइसोकोरिक वर्टिकल लाइन, आइसोबारिक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये ग्राफ है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व ही हमारा टोटल हीट है, टोटल वर्क डन या टोटल हीट है। टोटल वर्क डन पॉजिटिव है। तो बेस कितना आया? P नॉट, बेस और हाइट। ये कितना आया? V नॉट। तो वर्क डन कितना हो गया? P नॉट V नॉट। इसी को nRT नॉट लिख सकते हैं। यही डेल्टा Q है। ये आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था क्योंकि यहां गैस का कुछ खास लेना देना नहीं है। तो यहां डेल्टा Q तो हमें पता है, डेल्टा M इंटू लेटेंट हीट। तो 1 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 540 कैलोरी इंटू 4.2 जूल, ये पहला आंसर। डेल्टा W P डेल्टा V। और यहां ये हम आइसोबारिक प्रोसेस मानेंगे क्योंकि अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर लिक्विड ड्रॉप एक्सपांड हो रही है। तो 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट, और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? 1651 माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 पे 5, 1650 इंटू 10 पे -6, 165 जूल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो यहां 540 इंटू 4.2 माइनस 165 जूल, ये हमारा डेल्टा U का आंसर है। मतलब जो हम इसको हीट दे रहे हैं उसका छोटा सा पार्ट ये एक्सपांशन करने में जा रहा है क्योंकि लिक्विड की ड्रॉप एक्सपांड कर रही है, और बाकी इसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी थी लेकिन ये टॉपिक इतने रिलेटेड हैं कि वो पार्ट्स में नहीं ले सकते थे। तो आपको क्लास अच्छे से देखनी है, डीसीटी अच्छे से करिए, खासकर इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज बिल्कुल उसी ऑर्डर में करिए, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। बस यही अगली क्लास में पढ़ेंगे, यही उसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, अब हर चीज़ यही पढ़ेंगे, शायद ही कुछ ज़्यादा कुछ नया सीखोगे अब। ठीक है, यहाँ लगभग थर्मोडायनेमिक्स मैक्सिमम पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक डीसीटी अच्छे से करो, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज अच्छे से करो, और कोशिश करो कॉमन सेंस बनाने की। अगली क्लासेस में फिर यही रिपीट होगा तो कॉमन सेंस अपने आप बन ही जाएगा। ठीक है।